एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के साथ रहता हो, वो अगर कह रहा है संविधान बदल देना चाहिए तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये उनकी जो दीर्घकालिक योजना है इस देश में मनुस्मृति को लागू करने की, वो इस योजना पर काम कर रहे हैं और बीच बीच में ये लिटमस टेस्ट करते हैं। इनकी तैयारी कोई आज की तैयारी नहीं है, इनकी तैयारी तब से तैयारी है जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में संविधान दिया और इस देश के दलितों पिछड़ों को जो है मनुष्य का दर्जा दिला दिया उस किताब से। इसी बात से उनको दिक्कत है, उनको बस इस बात से परेशानी है कि जो आदमी उनके सामने कभी खड़ा नहीं हो पाता था, जिनकी परछाई से वो अपवित्र हो जाते थे, हाँ बीजेपी सबसे अधिक मुश्किल में फंस गई है क्योंकि उनका कोई जाति के आधार पर इस तरह जनाधार है नहीं, कुछ इधर से कुछ इधर से, और हिस्सेदारी किसी को देनी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए। आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा विद्वान, अंबेडकरवादी, बौद्धिस्ट कोई नहीं है, न उससे ज्यादा कोई काबिल है। वो शख्स हैं जो संसद में कहते हैं कि हम जो है इस देश के मूल निवासी हैं, तुम बाहर जाओ। ये कहने की हिम्मत किसको है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा है और 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली हो रही है। डॉक्टर साहब, क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है? 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय, द मिंट में लेख लिखते हैं कि इस देश का संविधान पुराना हो गया है, संविधान खराब है, बदल देना चाहिए। तो हम लोगों के लिए चिंता की बात है, खासतौर पे इस देश के SC ST OBC को चिंता करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है संविधान बदलने की बात कर रहा, और व्यक्ति वो कौन है? वो व्यक्ति प्रधानमंत्री का बहुत करीबी है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के साथ रहता हो, वो अगर कह रहा है संविधान बदल देना चाहिए तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये उनकी जो दीर्घकालिक योजना है इस देश में मनुस्मृति को लागू करने की, वो इस योजना पर काम कर रहे हैं और बीच बीच में ये लिटमस टेस्ट करते हैं कि हम संविधान बदलने की बात करके देखें लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसके बाद वो आगे उस प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं कि संविधान बदल देंगे, और इनकी तैयारी है। इनकी तैयारी कोई आज की तैयारी नहीं है, इनकी तैयारी तब से तैयारी है जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में संविधान दिया और इस देश के दलितों पिछड़ों को जो है मनुष्य का दर्जा दिला दिया उस किताब से। इसी बात से उनको दिक्कत है, और उनको कोई ऐसा नहीं कि कोई एजेंडा है बड़ा संविधान बदलने को लेकर, बिल्कुल नहीं है। उनको बस इस बात से परेशानी है कि जो आदमी उनके सामने कभी खड़ा नहीं हो पाता था, जिनकी परछाई से वो अपवित्र हो जाते थे, वो आदमी उनके सामने जो है व्हील चेयर, वो आदमी उनके सामने सोफे पर पैर पे पैर चढ़ा कर संविधान बदल जाएगा तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की कम्युनिटी के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी है। संविधान न होता तो चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब तो ये तो उनका जो ब्राह्मण जो सलाहकार है वो तो उनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन से OBC हैं। नरेंद्र मोदी का काम एक भी OBC के पक्ष में तो है नहीं, और वो खुद ही जो है जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपनी जाति को OBC में शामिल कराया। जाहिर सी बात है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति के वो OBC हैं, OBC के नेता नहीं हैं। OBC में वो बाय बर्थ भी OBC होता तो कोई बात है, वो बाद में शामिल हो गए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर से सारे मुकदमे हटा के पाक साफ हो गए, वैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री OBC बन गए। तो उसमें उनका कोई योगदान है नहीं, खुद से OBC बन गए, OBC है नहीं ना उनके किसी भी काम से। अभी जैसे जाति जनगणना का सवाल पूरे देश में उठ रहा है, हम लोग लगातार 1-1.5 दशक से, तो मैं लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय से जाति जनगणना के सवाल पर काम कर रहा हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिस जाति की जितनी आबादी है उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। इस पर रुख क्या है उनकी पार्टी का? आप देखिए क्या रुख है, वो एंटी जो है कास्ट सेंसस है। तो इसीलिए शंभू जी लगता है कि आज की तारीख में जो तमाम बहुजनों की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, SC ST OBC कम्युनिटी से जुड़े जितने सवाल हैं, वो सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। 2024 नजदीक है, इस सरकार पर अगर हम लोगों ने दबाव डालकर काम नहीं किया तो संविधान सही मायने में खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को 5 नवंबर 2023 को रैली करने की जरूरत है। तो हम लोग इस महारैली में न केवल इस बार SC ST OBC समाज के लोगों को, हमारी जरूरत तो ज्यादा है, इसके अलावा जो सामान्य लोग हैं जिनको लगता है कि संविधान जरूरी है। इस देश में महिलाओं को जो है, आप देखिए कि SC ST OBC समाज की महिलाओं को गायब कर दिया। जो सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनकी भी सरकार ने, उसमें भी जो लोग सत्ता में पहले बैठे हुए उनकी पत्नी आएंगे।
तो संविधान को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोग भी इस रैली में आमंत्रण है, क्योंकि हमारा मुद्दा रोजगार भी है आरक्षण के साथ साथ। तो तमाम लोग जो लोकतंत्र पसंद है, सबके लिए यह जरूरी आज की तारीख में, यह करो या मरो का समय है। चुनाव नजदीक है 24 का, और अगर तमाम सामाजिक समूह मिलकर अभी दबाव सरकार पर नहीं बना पाया तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए तो SC ST OBC का तो खैर कुछ होना ही नहीं है। यह देश भी तबाही और बर्बादी के कगार पर आ चुका है। कोई संवैधानिक संस्था कायदे से काम नहीं कर रही है। तमाम विश्वविद्यालयों में टीचर नहीं है। अब देख लीजिए, महंगाई चरम पर है। तमाम हर मोर्चे पर यह सरकार, आर्थिक मोर्चे पर भी फेल है, रोजगार देने में तो फेल है ही। तो जनता को चाहिए कि जनता का यह दबाव बने, और यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है, यह एक सामाजिक रैली है, सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा है। तो सभी लोगों के लिए हम यह रैली कर रहे हैं, ताकि कम से कम, मैं तो यह भी कहता हूं शंभू जी, इस रैली में आज की तारीख में हम लोग भाग ले लें तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को भी तो जवाब दे पाएंगे। जब इस देश में मनुवाद लागू हो रहा था, संविधान खत्म किया जा रहा था, हम कम से कम चुप तो नहीं बैठे ना। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन कम से कम हमें इस बात की संतुष्टि रहेगी कि हम लड़े, और हमारी पूरी परंपरा माता सावित्रीबाई फुले से लेकर, बाबा साहब से लेकर, पेरियार से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब तक, यह पूरी परंपरा ही हमारी परंपरा संघर्ष की है। क्या लग रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो पहले चुप होती थी SC ST OBC के, वो अब मुखर होता हुआ दिख रहा है जाति जनगणना के कम से कम मुद्दे पर? जाति जनगणना के सवाल पर सबसे दिलचस्प यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इसके नेता तो खुलकर पक्ष में बोले। बीजेपी सबसे अधिक मुश्किल में पड़ गई है। बीजेपी के नेता भी दबे छुपे स्वर में बोल रहे हैं, और मजा यह है कि अब बीजेपी के एक और मुश्किल होने वाली है। इसके जो घटक दल हैं बीजेपी के, अब वो भी जो है जाति के आधार पर अपना सीट का मांग करेंगे। जैसे बिहार में एक उदाहरण के तौर पर चिराग पासवान, अब जैसे 5.5% है लगभग पासवानों की आबादी, अब चिराग पासवान का मान भी बीजेपी में बढ़ेगा ना, तो इसका एक फायदा तो क्षेत्रीय नेताओं को भी है। हाँ, बीजेपी सबसे अधिक मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि उनका कोई जाति के आधार पर इस तरह जनाधार है नहीं, कुछ इधर से कुछ इधर से, और हिस्सेदारी किसी को देनी नहीं है। हिस्सेदारी किसके पास है बीजेपी में? हिस्सेदारी बीजेपी हो या दूसरी कांग्रेस पार्टी, सब जगह सवर्णों की हिस्सेदारी है। कांग्रेस का यू टर्न कैसा दिख रहा है आपको? ये तो अच्छा है। जिस तरह राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को लेकर चाहे जितने भी कांग्रेस को लेकर संगठन के स्तर पर कहा जाए, लेकिन मैं व्यक्तिगत स्तर पर राहुल गांधी को लेकर कह सकता हूं कि आदमी जातिवादी नहीं हो सकता है। वो आदमी कभी सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता है। उस आदमी के पास एक सम्यक दृष्टि है। सही मायने में मुझे लगता है कि नेतृत्व करने की क्षमता, और पूरी पार्टी का भी जो स्ट्रक्चर है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए। आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा विद्वान, अंबेडकरवादी, बौद्धिस्ट कोई नहीं है, न उससे ज्यादा कोई काबिल है। वो आदमी सही मायने में इस देश का प्रधानमंत्री होना डिजर्व करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे। नीतीश कुमार और नहीं, नीतीश कुमार तो है, लेकिन खड़गे की बात ही कुछ और है। खड़गे वो व्यक्ति हैं, शंभू जी, आम आदमी पार्टी और ममता सवन पार्टियां हैं, वो नहीं चाह रही जाति जनगणना। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अभी बात खड़गे जी पे पूरी कर देता हूं। खड़गे जी वो शख्स हैं जो संसद में कहते हैं कि हम जो है इस देश के मूल निवासी हैं, तुम बाहर जाओ। ये कहने की हिम्मत किसको है? ये हम तो अंबेडकरवादी लोग हैं। जो बाबा साहब की बात करेगा, बाबा साहब की विचारों की बात है, उनके साथ है। बाकी यह जो पॉलिटिकल है, आम आदमी पार्टी, कुमार ने जिस तरह से बिहार में सम्राट अशोक के नाम से जो उन्होंने गांधी मैदान में जो म्यूजियम बनवाया है, राजगीर का विकास, पूरा जो स्थापत्य कला है, मायावती जी के बाद सबसे ज्यादा बिल्डिंग बौद्धिस्ट स्थापत्य कला पर नीतीश कुमार ने बनवाया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने कमाल काम किया, और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जाति जनगणना का डिस्कोर्स। वही मैं बता रहा हूँ, डिस्कोर्स पूरे देश की राजनीति बदल दी, हवा ही बदल दी। मतलब कहीं कोई हिंदू मुस्लिम कहीं आ ही नहीं रहा है। पूरा ओबीसी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुखर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात पार्टिसिपेशन की मांग, जैसे राहुल जी ने जिस समय से कहा था, राहुल गांधी ने, कि 90 में 3 ओबीसी हैं, तब से लेकर अब सवाल उठ रहा है, बीजेपी के अंदर से सवाल उठ रहा है। यह जो डिस्कोर्स है, यह सही, मुझे लगता है अगर यह डिस्कोर्स 2024 के चुनाव तक खींच जाता है, अगर मोदी ठीक से हिंदू मुस्लिम भाजपा नहीं कर पाती और डिस्कोर्स रह गया, बीजेपी तो समझिए सफाया है। टीवी वाले बहुत विरोध कर रहे हैं। और समझ में नहीं, विरोध करके क्या करेंगे, समझ में कहां जाएगा। राहुल गांधी ने कह दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ मीडिया में इतने लोग बैठे हैं, कितने दलित SC ST OBC हैं? कोई नहीं, चुप्पी।
इससे बढ़कर क्या होगा? अब सवाल हर जगह उठ रहा है ना, आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन सवाल उठने लगा है, खासतौर पे ओबीसी समाज। एससी समाज तो ले लेता है, लड़ने झगड़ने वाला, अम्बेडकर को मानने वाला समाज है। ओबीसी समाज अब मुखर हो रहा है, वो सवाल पूछ रहा है 3 ही क्यों, सवाल पूछ रहा है जज ओबीसी कितना। यह सवाल अब समाज से उठने लगा, उस समाज से, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन कहीं देती ही नहीं है। 5 नवंबर को जो आपकी रैली है उसका कोर एजेंडा यही है, जाति जनगणना और जाति जनगणना, ओपीएस, ईवीएम का सवाल, मंडल कमीशन की हम लोग स्ट्रांगली मांग करते हैं कि मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू करो। अच्छा, ये जाति जनगणना के बाद पार्टी कोई हो, एमएलए एमपी आपको एससी एसटी ओबीसी को ही बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, 90% और जाति के हिसाब से देना पड़ेगा ना सीट। अब तो मांग उठेगी आरजेडी, जैसे आरजेडी है, मांग उठेगी 4 लेकिन भूमिहार बिहार में कैसे? सबसे कम ओबीसी निकला, तेलंगाना में 84% है। सब जगह भागीदारी होगी, पूरा देश हमारा, मतलब पूरे 70% से कम कहीं ओबीसी नहीं। जितना भी निकला उतनी भागीदारी चाहिए, चाहे जितना, हमको अधिक नहीं चाहिए। हम बेईमान लोग नहीं है ब्राह्मणों की तरह, 3% ब्राह्मण है, 100% जज बने हुए, हम बेईमान लोग नहीं है। जिसकी 3% ब्राह्मण है, ब्राह्मण को 3% हिस्सेदारी दो, पूरी ईमानदारी से लागू होना चाहिए। है ना, वो तो कह रहे कि हम एग्जाम पास करके आते हैं। शंभू जी, जो बच्चा यहाँ चौक पे जो है आईटीओ पे मिलता है ना, आपकी गाड़ी खटखटाता है, उस बच्चे को मेरे गांव घोरघट के सरकारी स्कूल में कराइए एडमिशन, ठीक है, और उसी बच्चे को आप करा दीजिए करोल बाग के पब्लिक स्कूल में, सब मेरिट का तेल निकल जाएगा जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। मौका की बात, अवसर सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी इज एवरीथिंग। मेरिट क्या होता है? अवसर ही मेरिट है। मुझे नवोदय विद्यालय में आरक्षण की वजह से पढ़ने का मौका मिला था, हम आगे बढ़ते गए, आरक्षण की वजह से बीएचयू जैसे संस्थान में पढ़े, पीएचडी करके अवसर मिला आरक्षण की वजह से। इसी अवसर से दिक्कत है ना, जो संविधान के खिलाफ लोग हैं। क्या मैसेज देंगे 5 नवंबर के लिए? क्या मैं 5 नवंबर 2023 करो या मरो का समय है। यह लड़ाई केवल परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, शंभू जी आपकी लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई इस देश में हर संविधान लोकतंत्र पसंद लोगों की लड़ाई है, हर अंबेडकरवादी लोगों की लड़ाई। और इस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए सीधे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8789325595। तो 5 नवंबर को परिसंघ की एक बड़ी रैली है रामलीला मैदान में, संविधान बचाओ रैली। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।